क्या होता है जब आपकी पूरी दुनिया एक झूठ पर टिकी हो? जब वो इंसान जिस पर आप अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते हैं, आपको सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा हो। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़ढचकी की है, जिसने प्यार में धोखा खाकर सब कुछ पीछे छोड़ डाच दिया। लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक ऐसा जाल बुना था, जिससे निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको बताएगी कि कभी-कभी सबसे बद्धे चमत्कार सबसे गहरे अंधेरों में ही जन्म लेते हैं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी का मौद्दा आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। प्रिया जयपुर के पास एक छोटे से कस्बे की लाडेज की थी। उसके सपने बड्ढे थे और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो मुंबई आई थी। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। यहीं उसकी मुलाकात कंपनी के डायनामिक और हैंडसम डायरेक्टर विक्रम मल्होत्रा से हुई। विक्रम के व्यक्तित्व का जादू ऐसा था कि प्रिया खुद को रोक नहीं पाई। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता प्रोफेशनल से पर्सनल हो गया। विक्रम ने प्रिया से शादी के वादे किए, उसे एक खूबसूरत भविष्य के सपने दिखाए। प्रिया ने उस पर यकीन कर लिया। उसे नहीं पता था कि विक्रम पहले से शादीशुदा था और उसकी पत्नी सिमरन, जो कि कंपनी की असली मालकिन थी, इस पूरे खेल की असली खिलाड़ी थी। प्रिया तो सिर्फ एक जरिया थी, एक वारिस पाने का, जिसे सिमरन जन्म नहीं दे सकती थी। मुंबई सेंट्रल स्टेशन की भीड़ और शोरगुल के बीच अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार पकड़ दचने को तैयार थी। ट्रेन के थर्ड एसी कोच की एक निचली बर्थ पर प्रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों के सामने मुंबई की चमचमाती इमारतें धुंधली हो रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे उसके सारे सपने धुंधले हो गए थे। हर गुजरते पल के साथ शहर पीछे छूट रहा था, लेकिन उसके साथ जुद्दी कद्दवी यादें जहरीले धुएं की तरह उसके जहन में भर गई थीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें वो अपनी ओढ़नी के कोने से पोंछने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ट्रेन का हॉर्न किसी चीख की तरह गूंजा, जैसे वो प्रिया के टूटे हुए दिल का दर्द बयां कर रहा हो। वह भाग रही थी, एक ऐसे सच से जिसने उसकी आत्मा को छलनी कर दिया था। उसके पेट में पल रही नन्ही सी जान ही अब उसकी एकमात्र उम्मीद थी। उसके सामने वाली बर्थ पर बैठी एक बुजुर्ग महिला, शांति देवी, उसे काफी देर से देख रही थी। उनके चेहरे पर अनुभव की झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सी ममता। उन्होंने अपना टिफिन खोला, जिसमें से घर के बने पराठों और अचार की खुशबू फैली। उन्होंने एक पराठा प्रिया की ओर बढ़ाते हुए कहा, बेटी कुछ खा ले, रोने से पेट नहीं भरता। सफर लंबा है, भूखी रहेगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। प्रिया ने नम आंखों से उनकी तरफ देखा और न में सिर हिला दिया। शांति देवी मुस्कुराईं। मेरा नाम शांति है। मैं अपने बेटे राकेश से मिलने दिल्ली जा रही हूं। तू कहां जा रही है? प्रिया की आवाज गले में ही अटक गई। वह सिर्फ इतना कह पाई, घर। पर सच तो यह था कि अब उसका कोई घर नहीं था। जिस घर को उसने सपनों में बनाया था, वह तो रेत का महल निकला, जो एक ही लहर में ढह गया था। शांति देवी की ममता भरी बातों ने प्रिया के सब्र का बांध तोड़ ढाट दिया। उसने रोते रोते उन्हें सब कुछ बता दिया। कैसे विक्रम ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया, कैसे उसने प्रिया को यकीन दिलाया कि उसकी पत्नी सिमरन से उसका तलाक होने वाला है। प्रिया ने अपने उन खुशी के पलों को याद किया, जब विक्रम उसे मरीन ड्राइव पर ले जाता था और समंदर की लहरों को देखते हुए भविष्य के सपने बुनता था। कुछ महीने पहले जब प्रिया ने उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया, तो विक्रम ने खुशी का नाटक किया था। उसने कहा था, प्रिया, यह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। प्रिया ने उसकी हर बात पर यकीन कर लिया था। वह नादान थी। उसने सोचा था कि प्यार में सब कुछ मुमकिन है। उसे क्या पता था कि वह एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो चुकी है। उस दिन प्रिया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वह ऑफिस से जल्दी निकल गई थी। लेकिन घर पहुंचकर उसे याद आया कि वह अपनी एक जरूरी फाइल विक्रम के केबिन में ही भूल आई है। जब वह वापस ऑफिस पहुंची तो शाम ढल चुकी थी।
सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताया कि विक्रम सर अभी अंदर ही है। वह दबे पांव विक्रम के केबिन की तरफ बढ़ी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से विक्रम के बात करने की आवाज आ रही थी। वह फोन पर किसी से हंस हंस कर बात कर रहा था। प्रिया उसे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही उसके कूदम जम गए। उसने जो सुना उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम कह रहा था, हाँ सिमरन, मैंने उससे अभी बात नहीं की है। वह शादी के सपने देख रही है, बेवकूफ लड़की। प्रिया ने दरवाजे की दरार से अंदर झांका। विक्रम अपनी महंगी लेदर की कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। वह फोन पर आगे बोला, डार्लिंग, तुम चिंता मत करो। मैं शादी का नाटक कुछ और महीने करूंगा। बस एक बार बच्चा हो जाए, फिर हमें उसे किसी तरह कानूनी तौर पर अपनाना होगा। हमें एक वारिस चाहिए। सिमरन, इतने सालों से हम जो कोशिश कर रहे हैं वो सब बेकार गई। ये सबसे आसान तरीका है। बच्चा भी मेरा होगा और उसे पालोगी तुम। प्रिया का सिर चकराने लगा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका विक्रम, उसका प्यार उसे सिर्फ एक इनक्यूबेटर समझ रहा था, एक मशीन जो उनके लिए बच्चा पैदा करेगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूट चुका था। वह कैसे उस ऑफिस से बाहर निकली, उसे खुद याद नहीं। अगले दिन जब वह अपने किराए के छोटे से फ्लैट में गुमसुम बैठी थी, दरवाजे पर घंटी बजी। सामने सिमरन खद्दी थी, महंगी सिल्क की साधी, गले में हीरे का हार और आंखों में नफरत। सिमरन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, तो तुम हो वो, हमारे बच्चे की मां बनने के लिए ठीक ही हो। वह बिना इजाजत के अंदर आ गई। उसने घमंड से चारों ओर देखा और कहा, देखो, मैं ज्यादा घुमा फिराकर बात नहीं करती। तुम्हें यह बच्चा हमें देना होगा। इसके बदले में मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। मुंबई में एक फ्लैट और एक मोटी रकम। सोच लो, वरना। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, यह मेरा बच्चा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। सिमरन जोर से हंसी। उसकी हंसी किसी चुड़ैल की तरह प्रिया के कानों में गूंज रही थी। तुम इसे पालोगी? कैसे? तुम्हारे पास क्या है? जैसे ही तुम हमारी बात नहीं मानोगी, विक्रम तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। तुम्हारे गांव में तुम्हारी एक शराबी मां है और एक सौतेला बाप जिसकी नजर तुम पर हमेशा खराब रही। तुम वहीं वापस जाना चाहोगी? मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है प्रिया। या तो पैसे लो और अपनी जिंदगी बनाओ, या फिर सड्ढचकों पर भीख मांगना। सिमरन की बातें किसी तेजाब की तरह प्रिया के दिल को जला रही थीं। उसने सही कहा था, प्रिया के पास कोई नहीं था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सिमरन को घर से निकल जाने को कहा। जाते जाते सिमरन ने धमकी दी, कल हम तुमसे ऑफिस में मिलेंगे और तब तुम मना नहीं कर पाओगी। उस रात प्रिया सो नहीं पाई। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसे पता था कि विक्रम और सिमरन कुछ भी कर सकते हैं। सुबह होने से पहले ही उसने अपना छोटा सा बैग पैक किया। उसमें कुछ कपड़े ढीढ़े, अपनी थोड़ी सी बचत और अपने पिता की एक पुरानी तस्वीर रखी। उसने अपना फोन तो ढककर फेंक दिया ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके, और फिर वह अंधेरे में ही घर से निकल पड़ी। वह मुंबई सेंट्रल स्टेशन पहुंची और बिना सोचे समझे दिल्ली जाने वाली पहली ट्रेन का टिकट ले लिया। उसे नहीं पता था कि वह कहां जाएगी, क्या करेगी। बस उसे उस शहर से, उन लोगों से बहुत दूर जाना था। ट्रेन में बैठकर उसे ऐसा लगा जैसे वह अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़कर जा रही है। एक ऐसी जिंदगी जो अब उसकी नहीं थी। शांति देवी ने प्रिया की पूरी कहानी सुनी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस प्रिया के सिर पर हाथ फेरकर उसे अपने गले से लगा लिया। उस पल प्रिया को लगा जैसे उसे अपनी मां मिल गई हो। शांति देवी ने उसे समझाया, बेटी, जो हुआ उसे भूल जा। अब अपने और अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच। तू मेरे साथ मेरे गांव चल। वहां किसी को तेरी कहानी नहीं पता होगी। हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। प्रिया को उनकी बातों में एक अजीब सा सुकून मिला।
उसके पास वैसे भी कोई और रास्ता नहीं था। उसने हाँ कर दी। ट्रेन दिल्ली पहुंची, जहां से वे बस पका दादा सकर शांति देवी के गांव, जो राजस्थान की सीमा के पास था, के लिए निकल पड़ा दादा है। यह प्रिया की जिंदगी का एक नया अध्याय था, एक अनजानी राह, जिस पर वह डरते डरते कदम बढ़ा रही थी। शांति देवी का गांव बहुत छोटा और शांत था। चारों तरफ हरे भरे खेत और मिट्टी की सौंधी खुशबू। प्रिया को वहां आकर थोड़ा अच्छा लगा। शांति देवी ने उसका बहुत ख्याल रखा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात प्रिया के पेट में अचानक तेज दर्द उठा। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। शांति देवी ने तुरंत अपने भतीजे रोहन को फोन किया, जो पास के ही कस्बे में रहता था। रोहन अपनी पुरानी जीप लेकर भागा भागा आया। वे प्रिया को लेकर कस्बे के सरकारी अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि प्रिया ने अपना बच्चा खो दिया है। यह खबर प्रिया के लिए किसी पहाड़त के टूटने जैसी थी। जिस एक सहारे के लिए वह जी रही थी, वह भी उससे छिन गया था। वह पूरी तरह से टूट गई। उस मुश्किल वक्त में रोहन और शांति देवी ने उसे बिखरने नहीं दिया। रोहन एक बहुत ही सीधा साधा और मेहनती लड़डोज का था। वह खेती बाड़ी करता था और अपने छोटे से फार्म को चलाता था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में प्रिया के लिए एक गहरी हमदर्दी थी। वह हर रोज प्रिया से मिलने आता, उसके लिए ताजे फल लाता और घंटों चुपचाप उसके पास बैठा रहता। धीरे धीरे प्रिया भी उससे बात करने लगी। रोहन की सादगी और अच्छाई प्रिया के टूटे हुए दिल पर मरहम का काम कर रही थी। उसने प्रिया को एक नई जिंदगी जीने का हौसला दिया। महीनों बीत गए। प्रिया अब उस सदमे से बाहर आ चुकी थी। एक दिन रोहन ने झिझकते हुए प्रिया से शादी के लिए पूछा। प्रिया हैरान रह गई, लेकिन उसने हाँ कर दी। उसे लगा कि किस्मत उसे एक दूसरा मौका दे रही है। प्रिया और रोहन की शादी बहुत ही सादगी से हुई। उन्होंने पास के कस्बे में एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। रोहन उसे बहुत प्यार करता था और प्रिया को भी उसमें एक सच्चा जीवन साथी मिल गया था। वह मुंबई की उस दर्दनाक जिंदगी को पूरी तरह भूल चुकी थी, लेकिन उनकी खुशियों को एक नजर लग गई। शादी के कई साल बीत गए, पर वे माँ बाप नहीं बन पाए। डॉक्टरों ने बताया कि प्रिया की पहली प्रेगनेंसी में हुई दिक्कतों की वजह से अब वह शायद कभी मां नहीं बन सकती। यह खबर दोनों के लिए एक बड़ा झटका थी। प्रिया फिर से टूटने लगी। उसे लगा कि वह रोहन को खुशी नहीं दे सकती, लेकिन रोहन ने उसे संभाला। उसने कहा, प्रिया, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। बच्चे के बिना भी हमारी जिंदगी पूरी है। प्रिया ने जिंदगी से हार नहीं मानी। उसने पास के ही एक बाल आश्रम में बच्चों की देखभाल करने वाली के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। उसे अनाथ बच्चों के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। वह उनमें अपनी खुशियां ढूंढने लगी। यहीं उसकी मुलाकात आरव से हुई। आरव 2.5 साल का एक बहुत ही प्यारा और मासूम बच्चा था। उसे उसकी शराबी मां ने छोड़ दिया था और पुलिस उसे आश्रम में लाई थी। आरव बहुत डरा सहमा रहता था, किसी से बात नहीं करता था, लेकिन प्रिया के प्यार और दुलार ने उस पर जादू कर दिया। वह प्रिया से बहुत घुल मिल गया। जब भी प्रिया की छुट्टी का दिन होता, आरव दिन भर रोता रहता। वह प्रिया को मां कहकर बुलाने लगा था। एक दिन जब प्रिया काम से घर जाने लगी, तो आरव उसकी शादी का पल्लू पकड़ कर जोर जोर से रोने लगा। वह कह रहा था, मां, मुझे छोड़ा कर मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। उस दिन प्रिया का दिल पिघल गया। उसने और रोहन ने मिलकर एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने आरव को गोद लेने का निश्चय किया। कानूनी कार्रवाई पूरी होने में कुछ महीने लगे, लेकिन आखिरकार आरव उनका बेटा बन गया। उनके सूने घर में फिर से किलकारियां गूंजने लगी थीं। आरव के आने से उनकी जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। शांति देवी भी बहुत खुश थीं। वह कहती थीं, देखना, यह बच्चा तुम्हारी किस्मत बदल देगा। और उनकी यह बात सच होने वाली थी। समय बीतता गया। आरव अब 7 साल का हो गया था और पहली कक्षा में पढ़ रहता था। रोहन का खेती का काम भी अच्छा चल रहा था। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर
एक दिन एक भयानक हादसा हुआ। सितंबर का महीना था। फसल कटाई का काम जोरों पर था। रोहन दिन रात खेतों में मेहनत कर रहा था। एक शाम वह अपना ट्रैक्टर लेकर खेत से घर लौट रहा था। वह बहुत थका हुआ था। घर के पास एक बिना फाटक वाली रेलवे क्रॉसिंग थी। थकान और अंधेरे की वजह से रोहन को दूर से आती हुई ट्रेन दिखाई नहीं दी। जब तक उसे हादरे का एहसास होता, बहुत देर हो चुकी थी। तेज रफ्तार ट्रेन ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मारी। ट्रैक्टर के परखच्चे उड्डी डीएच गए और रोहन दूर जा गिरा। रोहन की जान तो बच गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत गंभीर चोट आई थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसके बचने की उम्मीद तो है, लेकिन वह शायद अपनी पूरी जिंदगी बिस्तर पर ही गुजारेगा। प्रिया के लिए यह एक और पहाड़ टूटने जैसा था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी रोहन के इलाज में लगा दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक सीनियर डॉक्टर ने बताया कि एक ही उम्मीद है। इजराइल में एक खास अस्पताल है जहां इस तरह की चोटों का सफल ऑपरेशन होता है, लेकिन उसमें खर्च बहुत ज्यादा आएगा। रकम इतनी बड़ी थी कि प्रिया और रोहन उसे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। प्रिया हर तरफ से हार चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने प्यार को इस तरह बेबस पड्ढा हुआ नहीं देख सकती थी। प्रिया दिन रात रोहन की सेवा करती। आरव भी अपने पापा को ऐसे देखकर बहुत दुखी होता। वह घंटों उनके बिस्तर के पास बैठकर उन्हें कहानियां सुनाता। घर का माहौल बहुत उदास हो गया था। प्रिया ने बैंक से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उसने खेत का एक हिस्सा बेचने का भी सोचा, लेकिन उससे भी इतने पैसे नहीं मिल पाते। वह हर रोज मंदिर जाती और भगवान से कोई चमत्कार करने की प्रार्थना करती। उसे लगता था जैसे अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। उसका हंसता खेलता परिवार एक ही झटके में बिखर गया था। वह असहाय थी और उसके आंसू भी अब सूख चुके थे। बस एक उम्मीद थी जो हर गुजरते दिन के साथ दम तोड़ ढा रही थी। और फिर एक दिन वह चमत्कार हुआ। एक अनजान नंबर से प्रिया के फोन पर कॉल आई। दूसरी तरफ एक भारी आवाज में एक आदमी ने कहा, क्या मैं मिसेस प्रिया से बात कर रहा हूं? मैं मुंबई से एक वकील मिस्टर शर्मा बोल रहा हूं। प्रिया चौंक गई। उसने कहा, जी, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। वकील ने जो आगे कहा वह किसी फिल्मी कहानी जैसा लग रहा था। उन्होंने बताया, मैं आपको उद्योगपति स्वर्गीय अमर खन्ना के बारे में सूचित करने के लिए फोन कर रहा हूं। उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी सारी जायदाद अपने इकलौते पोते आरव के नाम की है। प्रिया को लगा कि कोई उससे मजाक कर रहा है। उसने कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा आरव एक अनाथ है। उसका किसी अमीर परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वकील ने शांति से जवाब दिया, मिसेस प्रिया, हमें सब कुछ पता है। अमर खन्ना का एक बेटा था, करण खन्ना। सालों पहले करण का आपके बेटे की असली मां मारिया के साथ संबंध था। मारिया ने करण को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था, लेकिन करण ने उसे स्वीकार नहीं किया। कुछ साल बाद एक कार हादसे में करण की मौत हो गई। अमर खन्ना जी को अपने बेटे की हालती का एहसास था। उन्होंने सालों तक अपने पोते को ढूंढा। हाल ही में मरने से पहले उन्हें पता चला कि उनका पोता आपके पास है। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जिसमें इजराइल का वह अस्पताल भी शामिल है जहां रीढ़ की हड्डी का सबसे अच्छा इलाज होता है, आरव के नाम कर दी है। प्रिया के हाथ से फोन छूटने वाला था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह सच था? क्या शांति देवी की बात सच हो गई थी? प्रिया ने तुरंत बाल आश्रम की मैनेजर को फोन किया और वकील के बारे में पूछा। मैनेजर ने पुष्टि की कि वकील ने उनसे भी संपर्क किया था और सारी कहानी सच है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसे रोहन के ठीक होने की एक किरण नजर आ गई थी। वकील ने उसे वसीयत के कागजात के लिए आरव के साथ मुंबई आने को कहा। प्रिया ने रोहन को यह खबर दी। रोहन भी हैरान था, लेकिन उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। प्रिया ने शांति देवी को आरव के पास छोड़ा और अगले ही दिन मुंबई के लिए निकल पड़ा थी। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट और उम्मीद थी।
वह शहर जहां से वह सब कुछ हारकर भागी थी, आज वही शहर उसे एक नई आशा दे रहा था। मुंबई पहुंचकर प्रिया सीधा वकील के आलीशान ऑफिस गई। वकील ने उसे सारे कागजात दिखाए। वसीयत के अनुसार आरव के 18 साल के होने तक जायदाद का प्रबंधन एक ट्रस्ट करेगा और प्रिया उसकी कानूनी अभिभावक होगी। प्रिया ने झिझकते हुए रोहन के ऑपरेशन की बात की। वकील मुस्कुराए और कहा, मिसेस प्रिया, अमर खन्ना जी ने वसीयत में साफ लिखा है कि जो परिवार उनके पोते की देखभाल करेगा, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखना ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। आप चिंता न करें, आपके पति के इलाज का सारा खर्च ट्रस्ट उठाएगा। हम जल्द से जल्द उन्हें इजराइल भेजने की व्यवस्था करेंगे। प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया। लेकिन कहानी में एक और मौदा आना बाकी था। जब प्रिया वकील के ऑफिस से बाहर निकल रही थी, तो उसकी टक्कर एक जाने पहचाने शख्स से हुई। वह विक्रम था। इतने सालों में वह थोड़ा बूढ़ा लगने लगा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही घमंड था। विक्रम ने प्रिया को देखा और चौंक गया। प्रिया, तुम यहां? प्रिया उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी विक्रम की नजर पास खड्डे आरव पर पड़ी। उसने आरव की उम्र का अंदाजा लगाया और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने प्रिया का रास्ता रोकते हुए कहा, ये ये लाडका, ये मेरा बेटा है ना प्रिया? तुमने मुझसे मेरे बेटे को इतने सालों तक छुपाकर रखा। प्रिया ने गुस्से से कहा, विक्रम, अपनी हद में रहो, ये मेरा बेटा है। विक्रम हंसा, तुम्हारा बेटा? प्रिया, मैं बेवकूफ नहीं हूं। इसकी उम्र देखो। ये तभी हुआ होगा जब तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। तुम मुझसे भाग गईं और मेरे बेटे को भी ले गईं। प्रिया को उसकी बातों पर घिन आ रही थी। उसने कहा, यह तुम्हारा वहम है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विक्रम मानने को तैयार नहीं था। उसने धमकी दी, मैं अदालत जाऊंगा, मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगा, मेरे पास पैसा है, ताकत है, मैं तुमसे अपना बेटा छीन लूंगा। तुम अपने उस अपाहिज पति के साथ क्या करोगी? मैं अपने बेटे को एक बेहतर जिंदगी दूंगा। प्रिया का दिल दहल गया। उसे डर था कि अगर यह बात मीडिया में आ गई तो आरव की पहचान सबके सामने आ जाएगी और उसकी मासूम जिंदगी में तूफान आ जाएगा। प्रिया ने वकील को विक्रम के बारे में सब कुछ बता दिया। वकील ने उसे शांत रहने को कहा। उन्होंने कहा, आप चिंता न करें, कानून आपके साथ है। सबसे पहले हमें एक डीएनए टेस्ट करवाना होगा, ये साबित करने के लिए कि आरव ही अमर खन्ना का असली पोता है। एक बार यह साबित हो गया तो विक्रम का दावा अपने आप खारिज हो जाएगा। अगले कुछ दिन प्रिया के लिए बहुत मुश्किल भरे थे। एक तरफ रोहन को इजराइल भेजने की तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ विक्रम का खातरा मंडरा रहा था। डीएनए टेस्ट के लिए आरव का सैंपल ले लिया गया। अब बस रिपोर्ट का इंतजार था, जिस पर 3 जिंदगियों का भविष्य टिका हुआ था। कुछ ही हफ्तों में ट्रस्ट ने एक स्पेशल मेडिकल प्लेन की व्यवस्था की और रोहन को इजराइल भेज दिया गया। प्रिया उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन आरव की वजह से उसे यहीं रुकना पड़ दिया। रोहन का ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टरों ने बताया कि कुछ महीनों की फिजियोथेरेपी के बाद वह फिर से अपने पैरों पर चल सकेगा। प्रिया की सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई थी। अब बस विक्रम की समस्या बाकी थी। विक्रम ने सच में अदालत में केस दायर कर दिया था। मीडिया में भी यह खबर फैलने लगी थी। प्रिया और आरव की तस्वीरें अखबारों में छपने लगी थीं। प्रिया ने आरव को इन सब से दूर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार डीएनए रिपोर्ट आ गई। जैसा कि उम्मीद थी, रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि आरव करण खन्ना का बेटा और अमर खन्ना का पोता है। यह विक्रम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। उसका दावा पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी और उसे प्रिया को परेशान करने के लिए फटकार भी लगाई। सिमरन ने भी विक्रम को छोड़ एच दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब उसे कभी कोई वारिस नहीं मिलेगा। विक्रम पूरी तरह से अकेला और बर्बाद हो गया था।
उसे अपने किए की सजा मिल चुकी थी। प्रिया के लिए यह न्याय की जीत थी। लगभग 1 साल बाद रोहन पूरी तरह से ठीक होकर भारत वापस लौटा। जब वह एयरपोर्ट पर अपने पैरों पर चलकर प्रिया और आरव की तरफ आया, तो वह पल उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। तीनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। उनकी सारी मुश्किलें अब खत्म हो चुकी थीं। ट्रस्ट की मदद से उन्होंने कस्बा छोड़कर जयपुर में एक बद्दा सा घर खरीद लिया। आरव का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे स्कूल में हो गया। प्रिया और रोहन ने फैसला किया कि वे आरव को उसकी असली पहचान के बारे में तब बताएंगे जब वह थोड़ा और बड़ा और समझदार हो जाएगा। फिलहाल वे सिर्फ एक खुशहाल परिवार थे। शांति देवी भी अब उनके साथ ही रहती थीं। उनका बेटा राकेश भी दिल्ली से आकर पास में ही बस गया था। पूरा परिवार एक साथ था। एक शाम जब सब आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे, प्रिया को अचानक चक्कर आने लगे। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। रोहन उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और फिर मुस्कुराते हुए उन्हें जो खैर दी, उससे उनकी खुशियां दोगुनी हो गईं। डॉक्टर ने कहा, मिसेस प्रिया, आप मां बनने वाली हैं। प्रिया और रोहन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जिस खुशी की उम्मीद वे छोधा चुके थे, वह खुद चलकर उनके दरवाजे पर आ गई थी। आरव ये खबर सुनकर खुशी से उछल पड़ा। वह हमेशा से एक छोटे भाई या बहन के लिए कहता था। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने सोचा कि शायद भगवान ने पहले उसे इतने दुख इसलिए दिए ताकि वह सच्ची खुशी की कीमत समझ सके। उसकी जिंदगी, जो एक धोखे से शुरू हुई थी, आज प्यार, भरोसे और उम्मीद से भरी हुई थी। उसने एक अनाथ बच्चे को अपनाया था और बदले में उस बच्चे की किस्मत ने उसे वह सब कुछ लौटा दिया जो उसने खोया था, और उससे भी कहीं ज्यादा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आई, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। प्रिया ने हर कदम पर मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने अपनी अच्छाई और हिम्मत को नहीं छोड़ा। उसने निस्वार्थ भाव से एक बच्चे को प्यार दिया और उसी प्यार ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसका परिवार अब पूरा हो चुका था। रोहन, प्रिया, आरव और उनका आने वाला बच्चा। यह एक ऐसी खुशी थी जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती थी। यह सच्चे प्यार और विश्वास की जीत थी। तो यह थी प्रिया की कहानी। एक ऐसी यात्रा जो धोखे और दर्द से शुरू हुई, लेकिन प्यार, विश्वास और एक चमत्कार पर खत्म हुई। प्रिया की कहानी हमें यह भी दिखाती है कि मातृत्व सिर्फ जन्म देने का नाम नहीं है, बल्कि यह उस प्यार और परवरिश का नाम है जो हम एक बच्चे को देते हैं। आरव ने प्रिया को मां बनाया और प्रिया ने उसे एक घर दिया। अंत में उनकी अच्छाई ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको प्रिया के जीवन का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। आपके हिसाब से क्या किस्मत पहले से लिखी होती है, या हम उसे अपनी अच्छाई से बदल सकते हैं? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद।